नमस्कार, मैं हूं रमन मुंगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन का। उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बैठक, पार्टी संगठन की चुनावी तैयारियों की जेपी नड्डा समीक्षा कर रहे हैं। उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं पर मंथन चल रहा है कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। बैठक में सीएम धामी, मदन कौशिक मौजूद। विधानसभा चुनावों को लेकर प्रत्याशियों पर मंथन चल रहा है। तो जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा है और तमाम आगे की रणनीति पर चर्चा यहां पर चल रही है। जेपी नड्डा के साथ आप पुष्कर सिंह धामी को भी देख सकते हैं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड मदन कौशिक भी वहां पर मौजूद हैं और मंथन चल रहा है कि आने वाली 70 विधानसभा सीटों पर किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाए, किस तरह से जीत हासिल की जाए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड की। और यहाँ पर मिशन 2022 की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। तमाम संगठन से जुड़े हुए लोग, तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और आगे के लिए किस तरह से रणनीति बनाई जाए, किस तरह से तैयारी की जाए, उस पर चर्चा के लिए जेपी नड्डा पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में उत्तराखंड बीजेपी के। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में रैबार, एक नए उत्तराखंड का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुनि की रेती में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। और इस दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सैनिकों के साथ सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय मधुलिका के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम ने कहा कि सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत को याद करते हुए, जनरल रावत मेरे दिल के बहुत करीब थे और उनका निधन उत्तराखंड के साथ पूरे देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ी क्षति है। भाइयों बहनों, हम आज संकल्प लेते हैं कि जनरल रावत ने जो स्वप्न, जो उनका विजन हमारे राज्य के लिए था, उनके जाने से पूरे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उसमें उत्तराखंड राज्य का बहुत क्षति हुई है। जैसा अभी गणेश जी बता रहे थे, यहाँ पर अभी हम सैन्य धाम बना रहे हैं यहाँ पर, और उस सैन्य धाम में टैंक से लेकर तमाम जो ऐसे उपकरण वहाँ पर आने थे, उन्होंने 1 मिनट की भी देरी किए बिना सारे के सारे हमें उपलब्ध करवा दिए। हम उनके बताए हुए रास्तों पर चलेंगे और निश्चित रूप से जो उनकी परिकल्पना थी उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। यही उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। तो रैबार इस कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई और एक छोटा सा संगीत कार्यक्रम भी हुआ। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी याद सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की अगली खबर का। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की।
निशंक ने कहा कि जनवरी से पूरे देश में 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगवाने के अभियान की शुरुआत हो रही है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को दर्शाता है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लगातार विकास की गंगा बह रही है और हमें पूरा यकीन है कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री भी दावा तो कर रहे हैं रोहित कि बड़ी प्रखर जीत मिलेगी, प्रचंड जीत मिलेगी, लेकिन शायद इस बार राह क्या उतनी आसान है? जी देखिए रमन, अगर पिछले 21 साल के रिकॉर्ड को देखें और जो यहाँ का राजनीति के स्वभाव को अगर समझा जाए उत्तराखंड के, तो यहाँ पर पिछले 21 साल से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हर सरकारों में हावी रहता है, और नतीजा ये होता है कि जो राजनीतिक दल सत्ता पे काबिज रहता है, विधानसभा चुनाव होते हैं तो वो सत्ता में नहीं आ पाता। यानी एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है पूरी तरह से हावी रहता है। इस बार चूँकि बीजेपी दावा कर रही है कि युवा सीएम है, 60+ सीटें हम लेके आएंगे, लेकिन ये मुकाबला बहुत ही कठिन हो चला है, क्योंकि कांग्रेस ने पूरा दमखम लगाया हुआ है आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए। और आम आदमी पार्टी जिस तरह से युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है, और पिछले इस चुनावी वर्ष में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 5 बार आ चुके हैं। उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया वो भी 5 बार आ चुके हैं। जगह जगह जनसभाएं हो रही हैं, जगह जगह रैलियां हो रही हैं। तो साफ तौर पर बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि एक तो एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर से लड़ना होगा, और केंद्र सरकार की उपलब्धियों और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। कोविड काल के दौरान राज्य सरकार ने क्या कुछ काम किए, इन तमाम विषयों को जनता के समक्ष रखना होगा। और एक बड़ा कड़ा मुकाबला इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के समक्ष रहेगा। और इसी तमाम रणनीति को धार देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून पहुंचे हुए हैं, और इसी के तहत एक मैराथन बैठक चल रही है जो शाम 5:30 बजे तक चलेगी। तो समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव कितना अहम है। हाँ बिल्कुल रोहित, पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। आप बने रहिए, तमाम खबरों के अपडेट के लिए आपके पास वापस आते रहेंगे। और रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट के बाद गरमाई सियासत पर विराम लगता नजर आ रहा है। दिल्ली से लौटे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बड़े बेटे वीरेंद्र रावत रुड़की की खानपुर विधानसभा पहुंचे और मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा हरीश रावत ही रहेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के उन नेताओं पर भी विराम लग गया है जो कांग्रेस की आपसी लड़ाई समझकर रोटियां सेकने की कोशिश में लगे थे। ऑल इज वेल, कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है, और हाईकमान से हमारे वरिष्ठ नेता मिले और सबने अपनी अपनी बात उनके सामने रखी और उसका समाधान निकाल लिया गया है। और कल से जो है सब लोग मिल के प्रचार प्रसार में जुटेंगे और यहाँ 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेंगे। और हमारे सहयोगी संजय पुंडी जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। संजय का रुख करते हैं। तो संजय, हरीश रावत वापस तो आ गए हैं और ये बोल भी हो रहे हैं कि भाई अब सब कुछ सही है, ऑल इज वेल है, लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस में अब सब कुछ सही है? और संजय से संपर्क नहीं हो पा रहा है, संजय के पास वापस लौटेंगे। रोहित का रुख करते हैं। तो रोहित, हरीश रावत वापस आ चुके हैं और ये पूरी तरह से दिखाया गया है कि हरीश रावत एक जीत के साथ वापस लौटे हैं। अब वो कह भी रहे हैं कांग्रेस में सब कुछ सही है, लेकिन उसी दिन कांग्रेस कार्यालय में हंगामा भी हुआ था, मार पिटाई भी हो गई थी। अब क्या कांग्रेस में शांति है? अब एक साथ मिलकर लड़ते हुए नजर आएंगे कांग्रेसी? जो स्किल्ड जिन्होंने ट्रेनिंग की है उनको नौकरी। आप देख सकते हैं वीरेंद्र रावत पहुंचे और हरीश रावत के बेटे हैं। और हरीश रावत के ट्वीट के बाद कांग्रेस की सियासत गर्मा गई थी। हरीश रावत की नाराजगी सामने आई। उसके बाद आला कमान ने सारे कांग्रेसी नेताओं को वापस बुलाया। वापस बुलाने के बाद
रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में 2022 चुनाव में आजाद समाज पार्टी भी अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने रुड़की में हुए कार्यक्रम के दौरान हरिद्वार की 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की थी, जिसके बाद पार्टी के तीनों प्रत्याशियों ने अपने चुनाव को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। तो मात्र 3 सीटों पर हम लोगों ने घोषणाएं की है, खानपुर, झबरेड़ा और रुड़की। और खास तौर से आज ये मीटिंग का जो आयोजन किया गया है, इसमें कोई मीटिंग का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया। ये फोन कॉल्स के माध्यम से लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। फोन कॉल्स के माध्यम से ही लोगों का इतना प्यार, इतना समर्थन यहाँ पर मिल रहा है कि आप देख सकते हैं। बस ये कहना चाहूंगा कि इस बार खास तौर से रुड़की विधानसभा पर ना तो भाजपा को देखें ना कांग्रेस को देखें, क्योंकि भाजपा की सरकार वर्तमान में है और भाजपा को आपने देख लिया है कि भाजपा ने किस प्रकार के कार्य किए। और आज गुलबार भाई के द्वारा विशेष तौर से मुस्लिम समुदाय की मीटिंग यहाँ पर लगाई गई है और बड़ी भारी जनसंख्या में यहाँ जन समर्थन जो है हमारे प्रत्याशी गुलबार भाई को मिल रहा है। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि इस बार रुड़की विधानसभा के साथ साथ में खानपुर विधानसभा, झबरेड़ा विधानसभा, जिन पर भी अभी प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, आप सभी से अपील करता हूं कि आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन करें। धर्मनगरी हरिद्वार में अखिल भारतीय ब्रह्म ऋषि महासंघ ब्रह्म ऋषि महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण त्यागी पहुंचे। उन्होंने कहा कि ब्रह्म ऋषि समाज ही ऐसा समाज है जो राजनीति से प्रेरित कार्य नहीं करता। हम अपने समाज को धर्म और राष्ट्र की रक्षा की दिशा में चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ब्रह्म ऋषि महासंघ की महामंत्री डॉक्टर विद्या त्यागी ने कहा कि ब्रह्म ऋषि महाकुंभ का आयोजन के जरिए लगभग 20 लाख ब्रह्म ऋषियों को जोड़ने का काम किया जाएगा। अखिल भारतीय ब्रह्म ऋषि महासंघ का 31वां राष्ट्रीय अधिवेशन हमारे प्रेमनगर आश्रम में कल दिनांक 26 तारीख को जो आयोजन किया जा रहा है महाकुंभ का, जिसमें मुख्य रूप से मैं भी ब्रह्म ऋषि नाम से सदस्यता अभियान की शुरुआत है। उसमें हमारे जो ब्रह्म ऋषि महासंघ के घटक हैं, जैसे त्यागी, भूमियार, मोहियाल, चितपावन, नमूद्रिवाद, ये सभी इन घटकों के जो सदस्य हैं, आपके भोपाल से लेके साउथ से लेके पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा से सभी सदस्य यहाँ पर इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। और इसमें हम सभी लोग आपस में एक ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि इसमें एक मैं भी ब्रह्म ऋषि नाम से एक कार्ड, एक सदस्यता कार्ड सबको इशू किया जाए। ब्रह्म ऋषियों का सौभाग्य है कि 31 साल बाद वापस हम लोग हरिद्वार, जो ब्रह्म की नगरी है, जो ब्रह्म ऋषियों का उद्गम है, हमें वापस मौका मिला हमारे अध्यक्ष जी की प्रेरणा से कि भाई हरिद्वार में ठीक 27 साल बाद दोबारा महाकुंभ यहाँ आयोजित किया जाए। बाजपुर में खाद्य सामग्री से भरे वाहन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना की सूचना मिलते ही उधम सिंह नगर के एसएसपी और दूसरे अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दो पक्षों में स्टॉक को लेकर के जो है कुछ आपस में कहासुनी हुई और संभवतः शराब पिए हुए थे, तो उसमें फायरिंग की एक शिकायत हमको मिली थी। हमारी टीमें गई थी उसमें दोनों पक्षों से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। एक पक्ष में जिसमें कि सुखदेव कृपाल सिंह करके इसमें वादी है, उस वाले मामले में 2-3 लोगों को हमने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रहे हैं। लक्सर कोतवाली पुलिस ने छापेमारी कर 2 युवकों के पास से लगभग 4 लाख रुपए की स्मैक बरामद की है और दोनों युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनटीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर हरिद्वार के एनटीपीसी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया है। हमने लाजपुर में एक इन्फॉर्मेशन पर आकिल के घर में दबिश दी थी। ये पहले भी स्मैक का काम कर चुका है। इसके कब्जे से वहाँ पर लगभग 24 पॉइंट समथिंग ग्राम स्मैक बरामद हुई। इसके साथ का एक और था
वो मौके से भाग गया था, उसका रिश्ते का चाचा लगता हो। और दूसरा हमने एक मेहताब को पकड़ा था, जैनपुर का रहने वाला, जैनपुर से पकड़ा था। इसके बाद लगभग 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। लाडलंग क्षेत्र के केटबड़ में हाथियों के आने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी और वन विभाग की टीम के देर से पहुंचने पर ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीणों और वन कर्मचारियों के बीच काफी कहासुनी हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस वक्त हाथी खेतों में उत्पात मचा रहे थे, तभी वन विभाग को हाथियों के आने की सूचना दे दी गई थी। बक्सर में 2 किशोरों ने स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा का अपहरण कर रेप किए जाने का मामला सामने आया है, जहां घर पहुंचकर पीड़ित छात्रा ने अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन पीड़ित छात्रा को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। ये नाबालिग बालिका है, स्कूली छात्रा है। इसके साथ 2 युवकों के द्वारा उसके अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर गैंगरेप किए जाने का मामला प्रकाश में आया। इसकी विवेचना, मुकदमा दर्ज कर विवेचना स्टार्ट कर दी गई है।